Wien's displacement law. Then what do you understand by the Wien's displacement law? As we are seeing Wien's displacement law, it is having its importance. वेन्स ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था जिसमें उसने जो आपकी वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ का जो टेम्परेचर है उसके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था. इन 1893 वेन्स एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के बीच में, एंड द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर अकर. यानी एक तो उसने वेरिएबल लिया टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी और अनदर वेरिएबल ही कंसीडर द मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर. मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर की जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जो पर्टिकुलर रेडिएशन उस ब्लैक बॉडी पर इमिट हो रहे हैं, उस ब्लैक बॉडी से या उस ब्लैक बॉडी पर इंसिडेंट हो रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ रेडिएशन की, इन दोनों के बीच में उसने क्या किया, एक रिलेशन फाइंड आउट किया. तो वो रिलेशन क्या था, ए पीक मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर अकर एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. यानी वेन्स ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया. एक तो किस किस के बीच में, उसने एक ब्लैक बॉडी ली, तो ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी ब्लैक बॉडी पर अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वेवलेंथ आपकी लेमडा है, और ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, तो जो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लैक बॉडी मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर हो, मतलब बॉडी की जो मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर मैक्सिमम हो, तो उस केसेस में जो लेमडा है उसको हमने बोल दिया लेमडा मैक्सिमम. यानी लेमडा क्या है, यानी जिस वेवलेंथ की वेव स्ट्राइक कर रही है ब्लैक बॉडी के ऊपर, जैसे ये ब्लैक बॉडी है और ये वेवलेंथ आपकी इस तरीके से रेडिएशंस आ रहे हैं, जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो वेवलेंथ है वो लेमडा मैक्सिमम वाली वेवलेंथ अगर इंसिडेंट करती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो जो लेमडा मैक्सिमम और टी के बीच में जो रिलेशन इसने एस्टैब्लिश किया वेन्स ने, दैट इज नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. और ये स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है. According to Wien's displacement law, it states that the product of lambda maximum and the T is constant. यानी इसका सिर्फ ये एक लाइन याद आपको रखनी है, lambda maximum into T is equal to constant. यानी according to Wien's displacement law, for a black body, lambda maximum into T is constant, where lambda maximum is the wavelength of the incident radiation and T is the temperature of the black body जिसके ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लेमडा मैक्सिमम इंटू टी, ये क्या आपका कांस्टेंट है. सिर्फ आपको ये एक सिंगल पैरामीटर याद रखना है, लेमडा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. और अगर बच्चों इसको हम अलग अलग बॉडी के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं लेमडा 1 इंटू में T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इंटू में T2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस लॉ को एक्सपेंड कर सकते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द अदर वेरिएबल्स. अब स्टूडेंट्स बात आती है यहाँ पर E लेमडा बी. E क्या है आपकी इमिसिव पावर. E क्या होती है, टोटल इमिसिव पावर जो एक पर्टिकुलर बॉडी इमिट कर सकती है. और अगर हमने यहाँ पर लगा दिया लेमडा, ई लेमडा स्टैंड फॉर मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर. मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर, क्योंकि ये दोनों टर्म हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, जो आपकी टोटल इमिसिव पावर ई और मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर ई लेमडा, हम स्टार्टिंग का जो लेक्चर है उसमें डिफाइन कर चुके हैं दोनों. तो जिसको ये पता होगा वो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं है तो आप पीछे लास्ट वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं. ई लेमडा बी, बी फॉर ब्लैक बॉडी, ई लेमडा बी, बी फॉर ब्लैक बॉडी, तो ये होता है C1 इंटू में लेमडा की पावर -5 अपॉन ई की पावर C2 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 -1. ये जो ई लेमडा बी है बच्चों, ये जो लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था वहाँ से हमने लिया है. ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमेटिव इमिसिव पावर C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन ई की पावर C2 अपॉन लेमडा 2 -1. तो अगर हम क्या करते हैं, जब आपकी ई लेमडा बी मैक्सिमम हो एज पर द कंडीशन ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ,
जब आपकी मोनोक्रोमेटिव पावर क्या हो, मैक्सिमम। तो मोनोक्रोमेटिव पावर यानी जो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों आपको दिखाई दे रही है, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और अगर बच्चों इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो आपको मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट मेमोराइज करना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल है, ठीक है, जो आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पर लेमडा के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने सर्किल किया है इसमें, ये इक्वेशन नंबर 2 में यू कैन सी वेरी इजी ई लेमडा बी, जो अभी आपने सर्किल देख रहे हैं यहाँ पर, ई लेमडा बी इज इक्वल टू C1 की पावर लेमडा माइनस 5, ठीक है, ई की पावर C2 अपॉन लेमडा टी माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पर ई लेमडा बी को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो टी तो यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टी रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा वेवलेंथ लेमडा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को वेवलेंथ लेमडा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी ई लेमडा बी डिवाइडेड बाई डी लेमडा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इस वाली इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, ठीक है। और जब बच्चों अगर हम इस इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एज यू आर सी, और डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, तो हमने यहाँ से निकाला डी ई लेमडा बी डी लेमडा इज इक्वल टू डी अपॉन डी लेमडा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया राइट हैंड साइड पे विद रेस्पेक्ट टू लेमडा, और इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया। तो बच्चों अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इक्वल टू 0 पुटअप कर रहे हैं, तो यू आर सीइंग दैट डी अपॉन डी लेमडा, तो लेमडा के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है और नीचे वाला क्या है आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। भाई एक आपका न्यूमरेटर है C1 लेमडा की पावर माइनस 5 और नीचे वाला क्या है, ई की पावर C2 ब्रैकेट में अपॉन में लेमडा टी और माइनस क्या है आपका ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो u अपॉन वी, जैसे आपने पढ़ा होगा डी डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, डी डी एक्स यू अपॉन वी, ये वाला जो पर्टिकुलर फार्मूला है दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी, ये पढ़ चुके हैं। तो u अपॉन v में क्या करते हैं हम, बेसिकली पहले v को कांस्टेंट रखते हैं और du का डिफ्रेंशिएशन करते हैं du, और फिर क्या करते हैं, यहाँ कर देता हूँ v इंटू में du, ठीक है, माइनस u इंटू में क्या होता है dv, और अपॉन में क्या कर देते हैं v स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। पहले e की पावर C2 लेमडा टी माइनस 1 कॉन्स्टेंट, ठीक है, पहला टर्म यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये कांस्टेंट लिख दिया। फिर क्या करना है, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो C1 तो बच्चों कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ C1 कांस्टेंट आ गया, और लेमडा की पावर माइनस 5 का करोगे तो nx n माइनस 1, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई में आ गया, nx n माइनस 1, तो एक और माइनस 6 आ जाएगा, तो लेमडा की पावर कितना आ जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा। तो इसका अगर आपने डिफ्रेंशिएशन किया लेमडा की पावर माइनस 5 का, तो nx n माइनस 1 यानी माइनस 5 लेमडा की पावर माइनस 6 एज यू आर सी, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर ये जो वाला सेकेंड वाला C1, ये C1 लेमडा की पावर माइनस 5, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, कांस्टेंट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर C1 लेमडा की पावर माइनस 5 को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। और अब हमने जो नीचे वाला टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट किया, ई की पावर C2 ई की पावर C2 अपॉन लेमडा टी माइनस 1 है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ई की पावर एक्स का एज इट इज़ कर दिया, ई की पावर C2 अपॉन लेमडा टी, ठीक है, और ये माइनस 1 है, इसका तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, C2 अपॉन में लेमडा टी, तो देखो जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 अपॉन में टी, बचा क्या 1 अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ये जो मार्क मैंने यहाँ पर किया है, ये जो मार्क है आपका माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, और नीचे बच्चों इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 0 में चला जाएगा, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस 5 C1 लेमडा की पावर माइनस 6 ई की पावर C2 अपॉन लेमडा टी, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 C1 लेमडा की पावर माइनस 6। फिर अब इसको इन दोनों को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ से C1 आएगा और यहाँ से C2 कांस्टेंट, C1 C2, और बच्चों देखो लेमडा की पावर माइनस 5 है और नीचे लेमडा स्क्वायर है, ठीक है, तो लेमडा की पावर माइनस 5 आ गया यहाँ पर,
ये 1/λ² टी, तो 1/λ² यहाँ से आ गया, ठीक है, टी यहाँ से आ गया तो ये बाहर चला गया, ई की पावर C2/λt इज इक्वल टू 0, ये आ गया पूरा का पूरा। अब फाइनली यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं किया है, इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग बस। अब डिवाइडिंग बोथ साइड, जो कॉमन टर्म है उससे आप डिवाइड कर सकते हो 5c1 की पावर -6, ठीक है, क्योंकि 5c1 की पावर -6, 5c1 की पावर -6 से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो देखो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा टर्म है, ठीक है, ये तो गायब हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये तो 5c1 की पावर -6 तो हो जाएगा ई की पावर C2/λt, ठीक है, प्लस, और ये 5 से 5 कट गया, C1 की पावर -6 तो ये क्या हो जाएगा 1, ये यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/5 C2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पर क्या है बेसिकली ये C1 है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, तो C1 से C1 कट गया। अगर आप देखो ये C1 और ये C2 और ये λ की पावर -5, ठीक है, और नीचे बच्चों आपने लिखा है 5c1 λ की पावर -6, तो सिंपल है, C1 से C1 कट गया, ये पावर इससे कट जाएगी, ऊपर एक प्लस की पावर बचेगी, तो यहाँ पर देखो 1/5 C2 बच गया, ऊपर 1/λt बच गया, ठीक है, ई की पावर C2 λt इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया, ठीक है। तो इसके बगल में ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर C2/λ2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करेंगे, वी विल सॉल्व इट, और हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे इसको बच्चों, C2/λt इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमें C2/λ2 की वह वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, तो इसके लिए हिट एंड ट्रायल से हमने निकाला C2/λ मैक्सिमम इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4.965 वैल्यू आ रही है, जिस पर ये इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से हमें जो निकालना है λ मैक्सिमम इंटू टी, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की, तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशंस निकल के आ रहा है, हमें ये लास्ट वाला रिलेशन याद रखना है, ये जो पूरा डेरिवेशन है इसको हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है λ मैक्सिमम इंटू में टी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है 282898, यानी लगभग आप इसको मान सकते हैं 2900 माइक्रो, ठीक है ना, ये लगभग इक्वल टू होता है, अगर न्यूमेरिकल में हम यूज़ करते हैं तो 2900 क्या एग्जैक्ट डाटा है 2900 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन, क्योंकि देखो लेमडा क्या है वेवलेंथ है और ये टेम्परेचर टी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, माइक्रोमीटर तो क्या हो गई वेवलेंथ की यूनिट, और केल्विन क्या होगी आपकी टेम्परेचर की यूनिट, तो ये 2900 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन के इक्वल लगभग इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस लॉ होल्ड ट्रू फॉर मोर रियल सब्सटेंसेज, देयर इज हाउएवर सम डेविएशन इन द केस ऑफ ए metallic conductor where the product lambda maximum into T is found to vary with absolute temperature. So it is used in predicting a very high temperature through measurement of wavelength. तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको lambda maximum into T is equal to क्या है आपका 2900 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन याद रखना है, और ये जो डेरिवेशंस हमने किया है, ठीक है ना, इस डेरिवेशंस को आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, बट फिर भी आप एक बार अगर देख सकते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 पुटअप करना है, ठीक है, इक्वल टू 0 पुटअप करके जो आपका लेमडा मैक्सिमम इंटू टी है उसको याद रहेगा ही, 2900 के माइक्रोमीटर इंटू केल्विन के इक्वल कर दो, बस दैट्स इट, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया उसी चीज़ को वेरीफाई कर दिया, और वो आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई लेमडा बी जो है ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी आप याद रख सकते हैं, मोनोक्रोमेटिव की ये आती है 1.285 इंटू 10⁻⁵, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये आपकी यूटिलाइज हो सकती है, ये जो वाली पर्टिकुलर वैल्यू जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये आपकी न्यूमेरिकल के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, आगे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो ये यहाँ पर आता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम आई से डिनोट करते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आई इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी लीविंग ए सरफेस in a given direction per unit solid angle, per unit area,
of the emitting surface normal to the mean direction in space। यानी अगर हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बच्चों क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से किस स्पीड से या किस रेट से उत्सर्जित हो रही है ऑफ द गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी हमने कंसीडर किया है, जैसे अगर कोई हम स्फीयर लेते हैं और उस स्फीयर से क्या हो रही है? एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी सरफेस से, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? इन ए गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट एरिया ऑफ द इमिटिंग सरफेस नॉर्मल टू द मीन डायरेक्शन इन स्पेस। तो वो बच्चों क्या कहलाती है? उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। वो यानी क्या कहलाता है? आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू कहलाती है। और इसमें एक टर्म और आता है, वो आता है आपका सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ए पोर्शन ऑफ द स्पेस इनसाइड ए स्फीयर इनक्लोज्ड बाय ए कॉनिकल सरफेस विद द वर्टेक्स ऑफ द कॉन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये चीज़ मैं आपको अभी डिफाइन करूँगा कि भाई किस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर।